साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस जो कोचिंग संस्था है, इनके द्वारा न्यूज़ टुडे शीर्षक से डेली करंट अफेयर प्रस्तुत किया जाता है या उपलब्ध कराया जाता है। तो उसी के तहत हम लोग 28 अगस्त 2021 के जो करंट अफेयर हैं उनको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एडीआर की एक रिपोर्ट के अनुसार राजनीतिक दलों ने वित्त वर्ष 2019-20 में 3,429.56 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड भुनाए हैं। तो देखिए, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर की एक रिपोर्ट के अनुसार 4 राष्ट्रीय दल, वर्तमान में 7 राष्ट्रीय दल हैं, जिसमें से 4 राष्ट्रीय दलों जिसमें भाजपा, बीजेपी, कांग्रेस, आईएनसी, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, एआईटीसी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी ने वित्त वर्ष 2019-20 में अपनी कुल आय का 62.92% अर्थात 2,993.826 करोड़ रुपए चुनावी बॉन्ड के माध्यम से एकत्रित अनुदान से अर्जित किया है। अब प्रश्न उठता है, चुनावी बॉन्ड क्या है? तो चुनावी बॉन्ड के बारे में बात करें तो वर्ष 2017 के केंद्रीय बजट में घोषित चुनावी बॉन्ड जो हैं ये ब्याज मुक्त धारक लिखत हैं। इनका उपयोग राजनीतिक दलों को अनामित रूप से धन दान करने के लिए किया जाता है, मतलब इसमें नाम उजागर करने की ज़रूरत नहीं होती है। चुनावी बॉन्ड जो है 1,000 रुपये, 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 10 लाख रुपये और 1 करोड़ रुपये के गुणकों में विक्रय किए जाते हैं। भारतीय स्टेट बैंक जो एसबीआई है, उनके विक्रय के लिए अधिकृत एकमात्र बैंक है, अन्य कोई बैंक इसके लिए अधिकृत नहीं है। तो इसको याद रखिए, कोई भी राजनीतिक दल जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत पंजीकृत है और जिसने हालिया आम चुनाव या विधानसभा चुनाव में कम से कम 1% मत जो है प्राप्त किया है, वह चुनावी बॉन्ड प्राप्त करने के लिए पात्र है। दानकर्ता बॉन्ड खरीद सकते हैं और बाद में अपनी पसंद के राजनीतिक दल को दान कर सकते हैं। उस बॉन्ड को वह दल 15 जब उसको दान कर दिया जाएगा तो वह दल जो है 15 दिनों के भीतर अपने सत्यापित खाते के माध्यम से भुना सकता है। एक व्यक्ति या कंपनी द्वारा खरीदे जाने वाले बॉन्ड की संख्या पर कोई सीमा आरोपित नहीं है। यदि कोई राजनीतिक दल 15 दिनों के भीतर बॉन्ड को भुनाने में विफल रहता है तो एसबीआई द्वारा उन बॉन्ड्स को प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा कर दिया जाता है। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद रखिएगा। अगला है, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटर अर्थात क्यूसिम टूलकिट लॉन्च किया गया। यह क्यूसिम जो टूलकिट है यह है क्या? तो इसका उद्देश्य शोधकर्ताओं और छात्रों को क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में लागत प्रभावी तरीके से अनुसंधान करने में सक्षम बनाना है। ये जो क्यूसिम टूलकिट है, इस प्लेटफॉर्म को भारतीय विज्ञान संस्थान आईआईएससी बेंगलुरु और आईआईटी रुड़की और प्रगत संगणन विकास केंद्र अर्थात सीडेक सेंटर फॉर डिपार्टमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडेक के समन्वय से निर्मित किया गया है। इसका महत्व क्या है? तो यह वैज्ञानिकों को उन क्वांटम प्रभावों का अध्ययन करने की अनुमति प्राप्त होगी इसके माध्यम से जिनका किसी प्रयोगशाला में अध्ययन करना अत्यंत कठिन होता है। क्वांटम एल्गोरिथम को विकसित करने और डीबगिंग क्या होता है? यह हार्डवेयर अथवा सॉफ्टवेयर में से जो त्रुटियों का निराकरण करना ही डीबगिंग कहलाता है। तो यह क्वांटम एल्गोरिथम को विकसित करने और डीबगिंग करने में मदद मिलेगी इससे। क्वांटम कंप्यूटिंग क्वांटम थ्योरी सिद्धांतों के आधार पर कंप्यूटर प्रौद्योगिकी विकसित करने पर केंद्रित है। ये सिद्धांत जो है प्रौद्योगिकी क्वांटम, परमाणविकी एवं उपपरमाणविकी स्तर पर ऊर्जा तथा पदार्थ की प्रकृति और व्यवहार की व्याख्या करते हैं। पारंपरिक कंप्यूटरों की भांति 0 या 1 के द्वारा दर्शाए गए बिट्स का उपयोग करके जानकारी संग्रहित करने की बजाय ये क्वांटम कंप्यूटर एक ही समय में 0 1 या दोनों के रूप में सूचना को एनकोड करने के लिए क्वांटम बिट्स या क्यूबिट्स का उपयोग करते हैं। वे क्वांटम भौतिकी के 2 प्रमुख सिद्धांतों के अनुसार कार्य करते हैं, यथा सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट के माध्यम से। ये जो 2 सिद्धांत, इनके माध्यम से क्वांटम वर्चस्व की दिशा में भारत द्वारा किए गए जो उपाय हैं उनकी ये चर्चा करें तो भारत सरकार ने राष्ट्रीय क्वांटम प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोग मिशन, नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन के तहत क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए 8,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इसके अतिरिक्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने भारत में क्वांटम कंप्यूटर्स के निर्माण की आधारशिला रखने हेतु क्वांटम सक्षम विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्वांटम इनेबल्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्यूसेट इसको नाम याद रखिए, कार्यक्रम आरंभ किया गया है। ये जो क्यूसेट कार्यक्रम है ये क्वांटम जो प्रौद्योगिकी है उसको विकसित करने से संबंधित है। यहाँ पे अब जो ये
क्यूसिम टूल किट है जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे। इसकी जो प्रमुख विशेषताएं उसको बात करें तो इसमें पहली विशेषता इसकी है कि यह सहज ज्ञान युक्त उपयोगकर्ता इंटरफेस है, अर्थात यह क्वांटम प्रोग्राम बनाने, तत्काल सर्किट निर्माण और सिमुलेटेड आउटपुट पर विचार करने की अनुमति प्रदान करता है। दूसरी इसकी विशेषता है सिमुलेटेड नाइजी क्वांटम लॉजिक सर्किट है। यह क्वांटम सर्किट को शोर के साथ और बिना शोर के अनुकरण करने में मदद करता है। साथ ही यह परीक्षण भी करता है कि उन विभिन्न एल्गोरिदम अपूर्ण क्वांटम घटकों के साथ ये सर्किट कितने बेहतर तरीके से कार्य करते हैं जो वास्तविक जीवन की स्थितियों का अनुकरण करने के लिए आवश्यक हैं। तीसरा, प्री लोडेड क्वांटम एल्गोरिदम। क्यूसिम जो है यह क्वांटम प्रोग्राम्स और एल्गोरिदम से संपन्न यह सुविधा उपयोगकर्ताओं को एक शुरुआती मार्ग प्रदान करती है। उच्च निष्पादन कंप्यूटिंग की बात भी इसकी एक विशेषता है, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग HPC के साथ एकीकृत। इसमें विविध उपयोगकर्ता अलग अलग क्यूबिट कॉन्फ़िगरेशन सहित एक साथ कई कार्यों को संपन्न कर सकते हैं। अगला है 7 हिमालयी जल विद्युत परियोजनाओं HEP को अनुमति प्रदान करने के लिए मंत्रालयों ने सहमति व्यक्त की है। देखिए है क्या मामला कि वर्ष 2013 की उत्तराखंड बाढ़ के उपरांत से हिमालयी जल विद्युत परियोजनाओं की व्यवहार्यता पर जारी वाद के तहत सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय में एक हलफनामा दायर किया गया था। इसके अनुसार 7 परियोजनाओं को मुख्य रूप से इस आधार पर निर्माण कार्य पूरा करने की अनुमति दी गई है कि वे 50% से अधिक जो हैं पूर्ण हो चुके थे। अब ये 7 परियोजनाएं कौन सी हैं तो एक बार देख लीजिए। विष्णुगढ़ पीपल कोटी परियोजना अलकनंदा नदी पर, तपोवन विष्णुगढ़ परियोजना धौली गंगा नदी पर, सिंगोली भटवारी परियोजना मंदाकिनी नदी पर, फाटा बियोंग मंदाकिनी नदी पर, टिहरी चरण द्वितीय भागीरथी नदी पर, मध्य महेश्वर गंगा पर, काली गंगा द्वितीय काली गंगा नदी पर। तो देखिए इसमें और देखें तो हालांकि गंगा के ऊपरी खंड में इन 7 के अतिरिक्त अन्य किसी नई परियोजना को अनुमति नहीं दी जाएगी। पहले से स्वीकृत परियोजनाओं को पर्यावरणीय नियमों का पालन करना होगा जो नदी को निर्मल स्वच्छ स्वस्थ बनाए रखने के लिए वर्ष भर नदी में न्यूनतम प्रवाह निर्धारित करते हैं। देश की कुल 1,48,700 मेगावाट जल विद्युत क्षमता में से भारतीय हिमालयी क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग 79% है। हालांकि अभी तक केवल 16% का ही उपयोग किया जा सका है। इस 79% में पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील हिमालयी क्षेत्र पर ये जो हिमालयी जल विद्युत परियोजनाएं हैं इनके निर्माण का प्रभाव क्या पड़ेगा। तो पहला, भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो भूमिगत निर्माण के साथ सुरंगों में विस्फोट, भूस्खलन, ढलानों की अस्थिरता को प्रेरित करता है। इससे सड़कों, खेतों, घरों आदि को क्षति पहुंचती है। जल भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो स्प्रिंग्स मुख्यतः उष्ण जल स्रोत जो होते हैं और भूमिगत जल स्रोत ये सूख सकते हैं। तीसरा, नदी तटों पर मलबा इत्यादि एकत्रित होने से नदी में गाद की मात्रा में वृद्धि हो रही है। जलवायु परिवर्तन से संबंधित आपदाएं जैसे कि अकस्मात बाढ़, फ्लश फ्लड, हिमनद झीलों का टूटना तथा मेघ प्रस्फुटन इस क्षेत्र में व्यापक क्षति पहुंचाने वाले प्रभावों में और वृद्धि कर देती हैं। डेटा सुरक्षा कानून के अभाव में फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी FRT के बढ़ते उपयोग ने चिंताएं उत्पन्न की हैं। तो इसके संबंध बात करें तो ये मामला क्या है कि फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी चेहरा पहचान प्रौद्योगिकी प्रणाली कोलकाता, वाराणसी, पुणे, विजयवाड़ा, बेंगलुरु और हैदराबाद, तो ये कुल आपके 6 शहर हो गए। तो इन सिटीज़ के विमानपत्तनों पर परिनियोजित किए जाने की प्रक्रिया में है ये फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी। ज्ञातव्य है कि यह प्रणाली नागरिक विमान मंत्रालय की डिजी यात्रा पहल के तहत परीक्षण के अधीन है। अब डिजी यात्रा पहल के बारे में थोड़ा सा देख रहे हैं तो डिजी यात्रा जो है ये यात्रियों के लिए निर्बाध यात्रा अनुभव के संवर्धन हेतु और साथ ही साथ सुरक्षा में सुधार करने के लिए एक संयोजित तंत्र की परिकल्पना करती है। फेशियल रिकॉग्निशन यदि बात करें तो फेशियल रिकॉग्निशन किसी व्यक्ति के चेहरे के माध्यम से उसकी पहचान करने या पुष्टि करने की एक पद्धति है। फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक का उपयोग करके फोटो, वीडियो या रियल टाइम में लोगों की पहचान की जा सकती है। FRT ये फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के उपयोग क्या हैं तो प्रवेश बिंदु, सुरक्षा जांच, विमान में प्रवेश आदि जैसे चेक पॉइंट पर स्वचालित प्रक्रिया को संभव बनाती है। दूसरा, अपराधियों, अज्ञातों तथा लापता पाए गए बच्चों एवं व्यक्तियों की बेहतर पहचान स्थापित करती है। तीसरा, बायोमेट्रिक उपस्थिति या प्रमाणीकरण दर्ज करती है। देखिए FRT से संबंधित फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी से संबंधित जो कुछ संबंधित मुद्दे हैं वो क्या है। पहला, FRT निजता पर एक आक्रमण है जहां निगरानी बिना सहमति या कैमरे में मौजूद व्यक्ति को सूचित किए बिना की जाती है। दूसरा, FRT का संभावित रूप से राज्य प्रायोजित जन निगरानी के लिए उपयोग किया जा सकता है। तीसरा, डेटा सुरक्षा कानून, सुदृढ़ निगरानी सुधार तथा एक विशिष्ट FRT फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी विनियमन का अभाव है। पहचान में निम्न स्तरीय सटीकता भी इसके
इसमें एक चुनौती है। अब इसमें जो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी होती है ये किस प्रकार से कार्य करती है, तो इसको चरणवार था स्टेप बाय स्टेप देखें तो वर्तमान में विश्व भर में सरकारों और निजी फर्मों द्वारा उपयोग किए जा रहे फेशियल रिकॉग्निशन को बायोमेट्रिक तकनीकों में, ये भी एक तरह की क्या है, बायोमेट्रिक तकनीक ही है, तो बायोमेट्रिक तकनीकों में न्यूनतम हस्तक्षेपकारी माना जाता है। तो देखिए इसमें 4 स्टेप होते हैं, पहला अधिग्रहण है, दूसरा निष्करण है, निष्कर्षण है, तीसरा तुलना है और चौथा सुमेलन है। देखिए अधिग्रहण अर्थात कैप्चरिंग, अधिग्रहण अभिग्रहण है। अभिग्रहण कैप्चरिंग, सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता छवि को कैप्चर करना है तथा यह मौजूदा छवियों को स्कैन करके या कैमरों का उपयोग करके किया जा सकता है, जैसा कि आप फिगर में यहाँ देख सकते हैं। दूसरा स्टेप क्या होता है, निष्कर्षण एक्सट्रैक्टिंग, तत्पश्चात विशिष्ट चेहरे का डेटा सैंपल में से निकाला जाता है। तीसरा तुलना करना कंपैरिजन, तब डेटा की डेटाबेस का तुलना की जाती है। चौथा सुमेलन, मैचिंग है या नहीं, सॉफ्टवेयर तब यह तय करता है कि नमूना डेटाबेस में से किसी भी तस्वीर से सुमेलित है या नहीं। अगर सुमेलित है तो क्या होगा, आइडेंटिफाइड हो जाएगा। कुछ स्थानों पर ऐसी प्रणालियाँ प्रयुक्त की जा रही हैं या की जा सकती हैं। कौन कौन से स्थान पर, विमानपत्तन में, रेलवे स्टेशन, बैंक और वित्तीय संस्थान, स्टेडियम या खेल के मैदान, सार्वजनिक परिवहन, सरकारी कार्यालय और व्यावसायिक प्रतिष्ठान में। आगे चलते हैं, अगला है मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार मेडिकल कॉलेजों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS को 10% आरक्षण देने के लिए उच्चतम न्यायालय के अनुमोदन की आवश्यकता है। मद्रास उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि स्नातक और स्नातकोत्तर चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा कोर्स के लिए अखिल भारतीय कोटा योजना में EWS को 10% आरक्षण प्रदान करने के केंद्र के निर्णय के लिए उच्चतम न्यायालय की अनुमति की आवश्यकता होगी। जुलाई 2021 में केंद्र ने अखिल भारतीय कोटा योजना के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के लिए 27% कोटा और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के लिए 10% कोटा आरक्षण को अधिसूचित किया था। ये जो आपका अखिल भारतीय कोटा AIQ है, ये योजना वर्ष 1986 में आरंभ की गई थी। इसके अंतर्गत किसी भी राज्य के छात्रों को किसी अन्य राज्य के श्रेष्ठ मेडिकल कॉलेज में प्रवेश प्राप्त करने के लिए अधिवास प्रमाण की अर्हता से मुक्त तथा डोमिसाइल फ्री व योग्यता आधारित अवसर प्रदान किए जाएंगे। 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से EWS के लिए आरक्षण लागू किया गया था। यह संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में खंड 6 समाविष्ट करके नौकरियों एवं शिक्षा में आर्थिक आधार पर आरक्षण प्रदान करता है। यहाँ ध्यान रखिएगा कि इस 103वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो संशोधन किया गया है उसके तहत अनुच्छेद 15 में अनुच्छेद 15(6) जोड़ा गया है। ऐसे आप देखेंगे बेयर एक्ट में तो अनुच्छेद 15(5) तक ही है और 16(5) तक ही है, तो अनुच्छेद 15(5) के बाद अनुच्छेद 15(6) जोड़ा गया है और अनुच्छेद 16(6) जोड़ा गया है, जिसमें ये लिखा गया है कि नौकरियों शिक्षा में आर्थिक आधार पर आरक्षण प्रदान करना। जबकि जो अभी तक इसके पहले जो यदि आप संविधान देखेंगे तो वहाँ पर आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात नहीं की गई है, सामाजिक एवं शैक्षणिक आधार पर आरक्षण की बात की गई है। उच्चतम न्यायालय में इस संशोधन को इस तर्क पर चुनौती दी गई थी कि यह 50% की सीमा का उल्लंघन करता है और इंदिरा साहनी वाद में निर्धारित नियम के विपरीत है। EWS आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाएं अभी भी उच्चतम न्यायालय में लंबित हैं। केंद्र ने संशोधन के पक्ष में तर्क प्रस्तुत किया कि 50% आरक्षण की सीमा केवल अनुच्छेद 15(4), 15(5) और 16(4) के तहत प्रदत्त आरक्षण पर ही लागू होती है तथा यह अनुच्छेद 15(6) पर लागू नहीं होती। 15(6) को 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा ऐड किया गया था। आगे चलते हैं, पहला है इसमें यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के बारे में, UPU। हाल ही में हुआ क्या है कि भारत को आइवरी कोस्ट के अभिजान में आयोजित 27वीं यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन कांग्रेस में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की प्रशासनिक परिषद काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए चयनित किया गया है। इसकी स्थापना 1874 में यह स्थापित हुआ, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के बर्न में है। यह जो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। इसके 192 सदस्य हैं। देखिए, संयुक्त राष्ट्र का कोई भी गैर सदस्य जो संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं है वह भी इस यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की सदस्यता ग्रहण कर सकता है, बशर्ते कि सदस्यता हेतु उसके द्वारा किए गए अनुरोध को यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के कम से कम 2/3 सदस्यों द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। ये जो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है इसका उद्देश्य डाक सेवाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियमों की स्थापना एवं डाक मामलों में सहयोग को बढ़ावा देना है। अगला है वरिष्ठ नागरिकों के लिए रोजगार कार्यालय पोर्टल।
तो देखिए, केंद्र एक विशिष्ट रोजगार कार्यालय स्थापित करने की तैयारी कर रहा है। इसे अस्थायी रूप से सीनियर एबल सिटीजन्स फॉर री एम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी, अर्थात समर्थ वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान के साथ पुनः नियोजन, अर्थात इसको शॉर्ट में क्या कह सकते हैं, सेक्रेट। तो याद रखिएगा सेक्रेट क्या है, ये सीनियर सिटीजन को रोजगार प्रदान करने से संबंध में एक पोर्टल है, इसे सेक्रेट नाम दिया गया है। यह रोजगार सुविधा प्रदान करने वाले वेब पोर्टल है। यह रोजगार की तलाश करने वाले सक्षम या समर्थ वरिष्ठ नागरिकों को संभावित नियोक्ताओं तक पहुंचाने में मदद करता है। गिग अर्थव्यवस्था प्रतिरूपण से प्रेरणा लेते हुए इस पोर्टल पर विभिन्न कार्य प्रतिरूप जैसे कि पूर्णकालिक, अंशकालिक, फ्रीलांस और लोक कल्याण प्रो बोनो मतलब फ्री में जैसे विकल्प उपलब्ध होंगे। अल्पकालिक रोजगार, शिक्षण और परामर्श संबंधी नौकरियों की पहचान वरिष्ठ नागरिकों को उत्पादक रूप से संलग्न करने के तरीकों के रूप में की गई है। ठीक है, अल्पकालिक रोजगार, शिक्षण और परामर्श संबंधी नौकरियों की पहचान वरिष्ठ नागरिकों को उत्पादक रूप से संलग्न करने के तरीकों के रूप में की गई है। आगे चलते हैं, अगला है आपका ग्रीन हाइड्रोजन के संबंध में। तो भारत जो है उर्वरक और परिशोधन में ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग को अधिदेशित करने पर विचार कर रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से उर्वरक उत्पादन के लिए आवश्यक अमोनिया और प्राकृतिक गैस के आयात में कमी आएगी। ग्रीन हाइड्रोजन की बात करें तो ग्रीन हाइड्रोजन को विद्युत अपघटन क्या होता है, जब जल को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में विभाजित करने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही विद्युत अपघटन कहते हैं। तो ग्रीन हाइड्रोजन को विद्युत अपघटन की मदद से उत्पादित किया जाता है। इस विद्युत अपघटन प्रक्रिया में नवीकरणीय स्रोतों से जनित विद्युत का उपयोग किया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप शून्य कार्बन उत्सर्जन होता है। ठीक है, इसमें जो हाइड्रोजन उत्पादित होती किससे होती है, ये आपका नवीकरणीय स्रोत से जो जनित विद्युत होता है उसका उपयोग किया जाता है। लागत प्रतिस्पर्धी ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन को सक्षम बनाने के लिए एक राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन आरंभ किया गया है। यहाँ थोड़ा सा हाइड्रोजन के प्रकार देखें तो ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, ब्लू हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, ब्राउन हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन। ये 2 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, निम्न कार्बन वाले और शून्य कार्बन वाले। निम्न कार्बन वाले में ब्लू हाइड्रोजन और ब्राउन हाइड्रोजन आता है। ब्लू हाइड्रोजन क्या होता है, मीथेन से निर्मित कार्बन डाइऑक्साइड अभिग्रहित व संग्रहित होती है इसमें। ग्रीन और ब्राउन हाइड्रोजन में क्या होता है, ये कोयले से निर्मित होती है। याद रखिए, ब्लू हाइड्रोजन मीथेन से, जबकि ब्राउन हाइड्रोजन कोयले से निर्मित होती है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है इसके माध्यम से। जबकि जो शून्य कार्बन वाले हाइड्रोजन हैं इसमें आपका ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रे हाइड्रोजन आता है। ग्रीन हाइड्रोजन नवीकरणीय ऊर्जा से निर्मित कार्बन डाइऑक्साइड का निर्मित होता है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कोई उत्सर्जन नहीं होता है। ब्राउन हाइड्रोजन में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। ग्रे हाइड्रोजन में क्या होता है, ये मीथेन से निर्मित होते हैं और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। तो ब्राउन और ग्रे दोनों में कार्बन का उत्सर्जन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का। अगला है टाइगर बफर जोन के बारे में। इस मानसून में बफर में सफ़र कार्यक्रम के तहत मध्य प्रदेश में पर्यटकों के लिए 6 टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र को खोले जाने से राज्य को 28 लाख का राजस्व प्राप्त हुआ है। ये जो टाइगर रिजर्व हैं पन्ना, बांधवगढ़, कान्हा, पेंच और सतपुड़ा हैं। टाइगर रिजर्व को निम्नलिखित क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जाता है। एक कोर क्षेत्र होता है, एक बफर क्षेत्र होता है। कोर क्षेत्र जो मानव हस्तक्षेप से मुक्त होते हैं, मतलब यहाँ मानव को जाने का रोक होती है। बफर क्षेत्र जो होते हैं जो संरक्षण उन्मुख अर्थात कुछ प्रतिबंधों वाले भू क्षेत्र होते हैं और वन्य जीवों के लिए गलियारे के रूप में कार्य करते हैं। अगला है एकीकृत पनडुब्बी रोधी युद्धक रक्षा सूट, इंटीग्रेटेड एंटी सबमरीन वारफेयर डिफेंस सूट्स IADS। तो रक्षा मंत्रालय ने रक्षा अधिप्राप्ति की क्रय और विनिर्माण भारतीय श्रेणी के तहत 14 IADS अर्थात इंटीग्रेटेड एंटी सबमरीन वारफेयर डिफेंस सूट्स की खरीद के लिए भारतीय फर्म के साथ अनुबंध किया है। ये जो IADS है इनके बारे में बात करें तो IADS एकीकृत क्षमता से लैस एवं जलीय सतह के नीचे कार्य करने में सक्षम एक अत्याधुनिक उपकरण है। यह विस्तृत रेंज में शत्रुओं की पनडुब्बियों और टारपीडो का पता लगाने के साथ साथ शत्रु पनडुब्बियों द्वारा दागे गए टारपीडो की दिशा को परिवर्तित कर सकने में सक्षम होते हैं। यह एक बहुउपयोगी प्रणाली है। इसे लघु, मध्यम और बड़े सभी प्रकार के युद्धपोतों से संचालित किया जा सकता है। अगला है सक्रिय गैलेक्टिक न्यूक्ली, एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्ली अर्थात AGN। भारतीय तारा भौतिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने 3 पृथक आकाश गंगाओं के ऐसे 3 विशालकाय ब्लैक होल्स के विलय की पुष्टि की है जो एक साथ मिलकर एक तिहरे सक्रिय गैलेक्टिक न्यूक्ली अर्थात AGN का निर्माण कर सकते हैं। अब ये एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई अर्थात AGN होते क्या हैं, तो कई आकाश गंगाओं में
इतने अधिक चमकीले नाभिक न्यूक्लियाई होते हैं जो उनके मध्य क्षेत्र को शेष आकाशगंगा के क्षेत्र के प्रकाश की तुलना में अधिक चमकदार और प्रकाशमान बनाए रख सकते हैं। ऐसे नाभिकों को ही एजियन अर्थात एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई कहते हैं। ये जो एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई होते हैं इनका अधिकांश ऊर्जा उत्पादन एक गैर तापीय अर्थात गैर तारकीय प्रकार के उत्सर्जन पर आधारित होता है। अनेक एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई एक्सरे, रेडियो और पराबैंगनी विकिरण के साथ साथ प्रकाशिकीय विकिरण के भी शक्तिशाली उत्सर्जक होते हैं। अब कुछ जो सुर्खियों में रहे स्थल हैं उनको देख लेते हैं। तो इसमें पहला है किलाउ ज्वालामुखी। कौन सा है? किलाउ ज्वालामुखी। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई प्रांत, जो ये हवाई प्रांत है यहाँ पर स्थित है। तो बात कर लेते हैं किलाउ ज्वालामुखी के संबंध में। तो देखिए, हवाई ज्वालामुखी वेधशाला के वैज्ञानिकों ने किलाउ के शिखर पर स्थित क्रेटर के दक्षिणी भाग में भूकंपीय घटनाओं तथा वहां की भूमि के उभार में वृद्धि का पता लगाया है। आगे किलाउ ज्वालामुखी जो है, किलाउ ज्वालामुखी एक सिल्ड ज्वालामुखी है। किलाउ ज्वालामुखी क्या है? एक सिल्ड ज्वालामुखी है। यह पृथ्वी में सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। यह हवाई राष्ट्रीय उद्यान के बिग आइलैंड, किस पर है? बिग आइलैंड पर स्थित है। इसके अतिरिक्त हवाई मध्य प्रशांत महासागर में, हवाई जो है ये मध्य प्रशांत महासागर में एक ज्वालामुखी द्वीपीय समूह, ये पूरा द्वीपीय समूह है। और यहाँ पर ये देखिए बिग आइलैंड है, ये आपका बिग आइलैंड है। राष्ट्रीय उद्यान के बिग आइलैंड पे ये जो किलाउ ज्वालामुखी यहीं पर स्थित है, यहीं पे। आयतन की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत मोना लोआ, ये आपका मोना है। मोना लोआ जो है ये हवाई में ही स्थित है। पर्ल हार्बर जो कि एक स्थलरुद्ध बंदरगाह है जिस पर द्वितीय विश्व युद्ध में जापान द्वारा हमला किया गया था, उसके बाद जो है अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश करता है, वो भी यहीं स्थित है। साथ ही ओहू द्वीप सहित कई द्वीप भी यहाँ पर स्थित हैं। ये है ओहू द्वीप आपके। आगे बढ़ते हैं इंडोनेशिया की तरफ। तो हाल ही में पुरातत्वविदों ने दक्षिण सुलावेशी, इंडोनेशिया के दक्षिण सुलावेशी में एक विशिष्ट मानव वंशावली से संबंधित एक 7200 वर्ष प्राचीन महिला आखेटक संग्रहकर्ता के कंकाल की खोज की है। इंडोनेशिया जिसकी राजधानी जकार्ता है, यह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। यहाँ लगभग 17,508 द्वीपों के साथ हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के मध्य में यह स्थित है। ये आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं। इधर आपका हिंद महासागर है, इधर आपका पैसिफिक ओशियन अर्थात प्रशांत महासागर है। ठीक है, यहाँ पर नीचे ऑस्ट्रेलिया है और ये आपका जो रेड है वो ऑरेंज कलर में, ये आपको पूरा इंडोनेशिया फैला हुआ है। आगे बात कर लेते हैं दीपोर बिल जो कि असम में है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने गुवाहाटी के दक्षिण पश्चिमी किनारे पर स्थित दीपोर बिल वन्यजीव अभ्यारण्य के क्षेत्र को पर्यावरण संवेदी क्षेत्र इको सेंसिटिव जोन ESZ के रूप में अधिसूचित किया। इस अधिसूचना के तहत 294 मीटर से लेकर 16.32 किलोमीटर तक की सीमा क्षेत्र को पर्यावरण संवेदी क्षेत्र के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। ज्ञातव्य है कि इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 148.9767 वर्ग किलोमीटर है। दीपोर बिल असम की सबसे बड़ी मीठे जल के झीलों में से एक है। जो आपका दीपोर बिल है ये असम की सबसे बड़ी मीठे जल की झीलों में से एक है। यह एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र होने के साथ राज्य का एकमात्र रामसर स्थल भी है। तो ये रामसर आर्द्रभूमि स्थल में भी शामिल है। ESZ अर्थात इको सेंसिटिव जोन अधिसूचना अनियोजित शहरीकरण के कारण उत्पन्न होने वाली वाणिज्यिक गतिविधियों और अत्यधिक जैविक तनाव को सीमित या कम करने में मदद करेगी। इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर ये जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे इनको देखा। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।